नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी रसोई पर मंडरा रहे संकट की, साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव के साइकिल मार्च की और योगी सरकार के उस हंटर की भी पड़ताल करेंगे जिसने सरकारी बाबुओं की तिजोरी और उसकी चल अचल संपत्ति पर पहरा बिठा दिया है। और अंत में बात होगी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की, जहां आज स्पीकर की कुर्सी को लेकर महायुद्ध छिड़ गया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईरान जंग में पीएम मोदी ने इजरायल और ईरान का पक्ष लिया, बोले अरविंद केजरीवाल। पहली बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। मिडिल ईस्ट में अब बैंक और वित्तीय संस्थान हमारे निशाने पर, युद्ध के बीच ईरान का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हरीश राणा की इच्छा मृत्यु को दी मंजूरी। हमने माइन बिछाने वाले ईरान के जहाजों को किया नष्ट, बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारी सरकार ने बनाई ब्लू इकोनॉमी, कोची में बोले पीएम मोदी। सरकारी नौकरी को लेकर बदले नियम, सीएम योगी ने लगाई मोहर। सऊदी अरब की मदद करेगा पाकिस्तान जंग के बीच, बोले पीएम शहनवाज के प्रवक्ता। सोना चांदी हुआ सस्ता, 1,62,424 प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। घरेलू बाजार पर छाए जंग के बादल, सेंसेक्स 1,416 टूटा, निफ्टी 23,900 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आपके घर के चूल्हे से जुड़ी हुई है। जी हां, मिडिल ईस्ट में मचे युद्ध के कोहराम ने भारत की रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई की चौपाटी और लखनऊ के नवाबों के शहर तक हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि सिलेंडर कब मिलेगा। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं तो कहीं 178 साल पुराने ऐतिहासिक होटलों के चूल्हे ठंडे पड़ने की कगार पर आ चुके हैं। लेकिन ठहरिए, घबराइए मत, क्योंकि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। मोदी सरकार सुपर एक्टिव मोड पर है और कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस गैस संकट की पूरी पड़ताल और सरकार के वो 6 मास्टर स्टॉक जो आपकी रसोई को बचाएंगे। आपको बता दें, गैस की किल्लत मिलते ही केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो आपकी रसोई को बताएंगे। दरअसल सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जमाखोरी रोकने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे सभी रिफाइनरियों को आदेश दिया गया है कि वो एलपीजी का उत्पाद अपनी पूरी क्षमता के साथ करें। पीएनजी, सीएनजी और घरेलू एलपीजी को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। पैनिक बुकिंग रोकने के लिए अब आप 21 नहीं बल्कि 25 दिन के अंतर पर ही दूसरा सिलेंडर बुक करा पाएंगे। पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि घरेलू गैस की सप्लाई में 1 सेकंड की भी देरी ना करें। अतिरिक्त एलपीजी और सिर्फ आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियों को ही बेची जाएगी। होटलों की किल्लत दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक स्पेशल कमेटी बना दी है। आपको बता दें, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से देश के महानगरों में एलपीजी का भारी संकट खड़ा हो गया है। राजधानी दिल्ली में जहां गैस बुकिंग सिस्टम ठप पड़ा है, वहीं मुंबई में ईंधन की कमी ने 178 साल पुराने ऐतिहासिक होटल के चूल्हे भी ठंडे पड़ना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग न होने के कारण उपभोक्ता कड़कती धूप में गैस एजेंसियों के बाहर घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 4 बजे से ही कतारें लग रही हैं। 7 मार्च को ही कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में 80% तक की कटौती के बाद मुंबई के लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया है। लोग अब गैस के भरोसे बैठने के बजाय इलेक्ट्रिकल कुकर, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसी बिजली से चलने वाले उपकरणों की ओर रुख कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में किचन के सामानों की मांग में अचानक भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल गैस की किल्लत का सबसे दर्दनाक असर मुंबई के ऐतिहासिक होटलों पर पड़ा है। सीएसएमटी के पास स्थित 1448 से चल रहा
पंचम पुरी वाला होटल आज से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जहां कभी 79 तरह के पकवान मिलते थे, वहां गैस की कमी के कारण अब सिर्फ पूरी भाजी और आमरस पूरी ही मिल पा रही है। वहीं रामनगरी अयोध्या में शाम तक चलने वाली रसोई दोपहर 2 बजे ही बंद करनी पड़ी। अब मंदिरों में फिर से लकड़ी और कोयले का दौर लौट आया है। लखनऊ में मारामारी है तो हरियाणा और पंजाब में शादियों का सीजन फीका पड़ रहा है। हलवाई परेशान है क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई 80% तक कट हो गई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने होटलों और ढाबों को गैस देने पर लगभग रोक लगा दी है। अब सिर्फ अस्पताल और स्कूल ही प्राथमिकता पर रहेंगे। वहीं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन का कहना है कि ये दिक्कत बस कुछ ही दिनों की है। जैसे ही रूस से सप्लाई शुरू होगी, ये संकट धुएं की तरह उड़ा दिया जाएगा। आपको बता दें, सिर्फ रसोई ही नहीं, सड़कों पर भी सन्नाटा बरसने लगा है। भोपाल समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनौती बड़ी है, लेकिन सरकार के इंतजाम भी कड़े हैं। रूस से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है, जिससे ये किल्लत जल्द ही खत्म हो सकती है। हमारी आपसे अपील है कि पैनिक बुकिंग ना करें और ना जमाखोरी से बचें, ताकि गैस हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। इस युद्ध काल में संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं देश की सियासत में आए उस भूचाल की, जिसने लखनऊ से लेकर गुवाहाटी तक हलचल बढ़ा दी है। क्या आपने कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, जो दिल्ली की संसद में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, वो अचानक पूर्वोत्तर के जंगलों और चाय के बागवानों में अपना परचम लहराने पहुंच जाएगी? जी हां, अखिलेश यादव ने वो बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों की नींद उठाकर रख दी है, माफ करिए उड़ाकर रख दी है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि असम के विधानसभा चुनाव 2026 में अखिलेश अपनी साइकिल चलाने जा रहे हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के अजय किले को ढाने के लिए दादरी से हुकार भरने की तैयारी है। आखिर क्या है अखिलेश यादव का गेम प्लान? चलिए देखते हैं सपा की इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। दरअसल समाजवादी पार्टी ने असम की 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का पक्का मन बना लिया है। यह फैसला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। पार्टी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की तरह असम में भी उसे उस वर्ग का बड़ा समर्थन मिलेगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव खुद असम की गलियों में प्रचार करते नजर आएंगे, ताकि पार्टी की मौजूदगी को गंभीरता से लिया जाए। माफ करिएगा, यहां पर बात यह है कि लोग ये समझें कि अखिलेश यादव की वहां मौजूदगी है और लोग इसे गंभीरता के साथ लें। दरअसल लोकसभा चुनाव में 37 सांसदों के साथ सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन कागजों पर आज भी वह एक राज्य स्तरीय दल ही है। ऐसे में चुनाव आयोग के कड़े नियमों को तोड़ने के लिए अखिलेश ने यह मास्टर प्लान बनाया है। अब ये नियम क्या है, ये भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल नियम के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट चाहिए, या फिर 3 अलग अलग राज्यों से 11 लोकसभा सीटें। ऐसे में सपा के पास तो 37 सीटें हैं, लेकिन वो सभी सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात और अब असम के जरिए सपा अपना वोट शेयर और राजनीतिक पहुंच बढ़ाना चाहती है। असम तो एक मोर्चा है, लेकिन असली जंग उत्तर प्रदेश 2027 की है। अखिलेश ने इसके लिए नोएडा के दादरी को चुना है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का अवैध गढ़ माना जाता है। 2027 की शुरुआत में ही अखिलेश नोएडा के दादरी से चुनावी संकनात करेंगे। आपको बता दें, ऐसा इसलिए है क्योंकि दादरी में करीब 2 लाख गुर्जर मतदाता हैं। राजकुमार भाटी और सुधीर भाटी की अगुवाई में सपा इस पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। खबर यह है कि इस रैली में भारतीय जनता पार्टी और राजद के कई नाराज दिग्गज सपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाहर अगर सपा के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2024 में महाराष्ट्र में 2 सीटें जीती, 2022 में गुजरात में 1 सीट, 2023 में मध्य प्रदेश में 71 सीटों पर लड़े। भले ही सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस का खेल बिगाड़ कर अपनी ताकत दिखाई।
2003 में मध्य प्रदेश में सपा के 7 विधायक थे, जिसे पार्टी फिर से दोहराना चाहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि अब साइकिल सिर्फ एक्सप्रेस वे पर नहीं बल्कि असम के उबड़ खाबड़ रास्तों और नोएडा की हाई टेक गलियों में भी दौड़ेगी। लक्ष्य बड़ा है, नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है और 2027 में लखनऊ की गद्दी पर फिर से काबिज होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश की ये सीमा लांघो नीति सफल होगी या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बचा रहेगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। खैर इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक सुधारों का हंटर चला दिया है। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या फिर आप एक नया घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि योगी कैबिनेट की बैठक में 1956 की पुरानी नियमावली को बदलकर पारदर्शिता का नया दौर शुरू कर दिया गया। अब सरकारी बाबू अपनी कमाई और निवेश को छिपा नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन अवैध कब्जाधारियों की खैर नहीं जिन्होंने गरीबों के हक पर डाका डाला था। दरअसल सरकार ने 1956 की सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में बड़े बदलाव कर दिए हैं। नियम 21 और नियम 24 अब कर्मचारियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। आपको बता दें, अगर कोई कर्मचारी साल भर में अपने 6 महीने के मूल वेतन से ज्यादा पैसा शेयर, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसे तुरंत अपने विभाग को खबर करनी होगी, जिससे गुप्त निवेश का खेल खत्म होगा। वहीं अब चल संपत्ति की नई सीमा भी आ गई है। इसमें पहले 1 महीने की सैलरी जितनी खरीद पर भी रिपोर्ट देनी पड़ती थी, लेकिन अब राहत देते हुए इसे 2 महीने के मूल वेतन के बराबर कर दिया गया है। यानी महंगी कार या ज्वेलरी खरीदनी है तो सरकार को बताना ही पड़ेगा। साथ ही अगर साल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, यानी हर साल अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को बताना होगा। दरअसल जब तक कर्मचारी 5 साल में एक बार अपनी जमीन मकान का हिसाब देते थे, लेकिन अब हर साल अपनी अचल संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार को सौंपना होगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर भी ऐतिहासिक नीति बनाई है, जिससे अब शहर में अपना घर बनवाना और भी आसान होगा। घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी। वही नए नियम के तहत डेवलपर को बम्पर छूट मिलेगी। नक्शा पास कराने से लेकर जमीन के इस्तेमाल तक सरकार ने प्राइवेट डेवलपर के लिए रियायतों की झड़ी लगा दी है, ताकि तेजी से सस्ते घर बने। साथ ही शहर में आने वाले प्रवासियों और कामकाजी महिलाओं के लिए किफायती किराया आवास बनाए जाएंगे, ताकि किसी को भी फुटपाथ पर ना सोना पड़े। लेकिन सरकार ने उन लोगों को खुली चेतावनी दी है जिन्होंने काशीराम आवासों पर अवैध कब्जा कर रखा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश भर के आवासों की जांच होगी, अवैध कब्जाधारियों को बाहर फेंका जाएगा, खाली कराए गए मकानों की रंगाई पुताई और मरम्मत कराई जाएगी और फिर उन्हें पात्र दलित परिवारों को पूरी पारदर्शिता के साथ सौंपा जाएगा। जाहिर है इन फैसलों ने न केवल सरकारी सिस्टम में ईमानदारी आएगी, बल्कि आम जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। पुराने ढर्रे पर चल रहे नियमों को आधुनिक बनाकर योगी सरकार ने संदेश दे दिया है कि जवाबदेही अब नया नियम है। जहां तक कर्मचारियों को अपनी एक एक पाई का हिसाब देना होगा, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के सिर पर छत सुनिश्चित की जा रही है। योगी सरकार के इन कड़े फैसलों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ काम चलेगा, करप्शन नहीं। खैर जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। लोकसभा में आज का दिन हंगामे से भरा रहा। आज की बात सिर्फ बजट या सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि उस आसन की हुई जिसे सदन की सर्वोच्च गरिमा माना जाता है, ओम बिरला। लोकसभा के वो स्पीकर जिन्हें हटाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। आज इस चर्चा का दूसरा दिन था और सदन के अंदर महायुद्ध छिड़ गया। एक तरफ विपक्ष की भारी नारेबाजी है तो दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद इमरजेंसी
काले दिनों की याद दिलाते हुए पलटवार कर रहे थे। वहीं संसद की दहलीज पर प्रियंका गांधी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रही थीं, तो अंदर संजय सिंह बस बॉडी मेकर्स की आवाज उठा रहे थे। दरअसल कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद के इस प्रस्ताव ने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई के दौरान पक्षपात किया और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई। जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोर्चा संभालते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्पीकर के पद को राजनीतिक टूल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए विपक्ष को आईना दिखाया। वहीं जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवालों के जवाब दे रहे थे, तब विपक्षी सांसदों ने बेल में आकर जमकर नारेबाजी की। संसद के गेट पर प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्षी सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बहाल करने की मांग को लेकर नारेबाजी से संसद गूंज उठी। कुल मिलाकर आज संसद में पारा 7 में आसमान पर रहा। एक तरफ संवैधानिक मर्यादाओं की दुहाई दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ अधिकारों के हनन का आरोप था। ये बहस सिर्फ ओम बिरला के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव और संसद के भविष्य की दिशा तय करेगी। क्या विपक्ष के ये 118 हस्ताक्षर सरकार की घेराबंदी कर पाएंगे, या फिर रविशंकर प्रसाद के तर्क इस प्रस्ताव को हवा में उड़ा देंगे? तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे वैश्विक तनावों के बीच हमारी रसोई और अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन समाधान की कोशिश भी जारी है। चाहे वो गैस किल्लत को लेकर सरकार की सुपर एक्टिव नीति हो, या फिर उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए योगी कैबिनेट के कड़े फैसले। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।